आँखों में नींद बहुत है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। जिस पर इस दुनिया ने हंसा है, जिस पर इस दुनिया ने हंसा है, उसने ही इतिहास रचा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज से पहले कल का कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या क्या किया था। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लास्टिड, और वो लास्ट था टॉपिक प्लांट सेल ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने कल पढ़ा था, और वो लास्ट था। जैसा कि मैंने बताया था कल ही कि हम लोगों का सेल ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो गया, और साथ साथ क्या मैंने कंप्लीट करवाया, साथ ही लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट करवाया। तो सेल ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने सेल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, और लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ लिविंग होने के लिए, जीवित होने के लिए, लाइव होने के लिए किसी भी ह्यूमन मतलब किसी भी एनिमल्स में होने चाहिए, ठीक है, लिविंग थिंग्स में होने चाहिए। तो वो हम लोगों ने लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने कल बताया था MCQs करेंगे, जो किस पर, सेल ऑर्गेनिज्म पर। जो हम लोगों ने पढ़ लिया तो MCQs करेंगे तो क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए MCQs का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा होता है ये, ठीक है। तो देखिए ये सेल सबसे लंबा होता है। तो ऑप्शन देखिए, मसल सेल्स, दूसरा है नर्व सेल्स, तीसरा है बोन सेल्स, और चौथा है ग्लैंड सेल्स। तो मैंने बताया है प्रीवियस वीडियोज में, आप चैप्टर अगर पढ़ लीजिएगा तो जितना सारा ऑर्गेनिल्स वगैरह पढ़ लीजिएगा तो आपको MCQs आराम से सॉल्व हो जाएगा। पढ़ा हुआ रहेगा तो आराम से समझ में आ जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। तो क्या है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। ये सबसे लंबा सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। तो कौन सा है, नर्व सेल्स। कौन सा, नर्व सेल जो होते हैं हमारे बॉडी में, वो सबसे लंबी सेल होती है। तो मैंने बताया था कौन सा नर्व, प्रीवियस वीडियोज में जाके देखिएगा। सेल ऑर्गेनिज्म का पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट करवाया ऐसा। तो आप लोग देख लीजिएगा, सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा, नर्व सेल। और नर्व सेल में कौन सा, न्यूरॉन, मैंने बताया है न्यूरॉन नर्व सेल्स जो वो सबसे लंबी होती है ह्यूमन बॉडी में, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक रहती है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज नॉन लिविंग, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है प्लांट में, ठीक है, वो नॉन लिविंग होता है, जो जीवित नहीं होता है। तो मैंने बताया था, देखिए जैसे ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकेंड है सेल वॉल, थर्ड है साइटोप्लाज्म, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होगा, जिसमें जो जीवित नहीं होती है, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल में मैंने बताया है, सेल वॉल जो है उसमें जाके देख लीजिएगा, ठीक है। सेल वॉल में मैंने बताया है कि ये जो है क्या होते हैं, डेड सेल, मृत होती है, क्या होती है, डेड सेल होती है सेल वॉल, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है, जो जिंदा नहीं होती है, मृत होती है। तो यहाँ नॉन लिविंग क्या हुआ, जो जीवित नहीं रहती है, डेड पार्ट ऑफ द प्लांट होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, दिस सेल ऑर्गेनिज्म डज नॉट कंटेन DNA। ये सेल ऑर्गेनिज्म के जो है वो DNA नहीं होता है। तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लियस, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है लाइसोसोम्स, और चौथा है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्या है, न्यूक्लियस देखिए ऐसे भी आप छांट सकते हो, ठीक है। न्यूक्लियस के पास मैंने क्या बताया था, DNA होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी DNA होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होता है, ओन DNA होता है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। और चौथा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना DNA होता है, ठीक है। तो ये तीनों के पास अपना खुद का DNA होता है, ठीक है। ये सब मैंने बता चुका है, ठीक है। तो आप ऑप्शंस कैसे चूज कर सकते हो, वाइजली ऑप्शन चूज कीजिए, ठीक है। कि अगर आपको किसी के बारे में पता है तो वो चीज़ आप क्या कीजिए, वो चीज़ को छांट लीजिए, वो चीज़ को छांट लीजिएगा तो आपको क्या होगा, जो बचेगा वही हो जाएगा आंसर। तो अगर आपको न्यूक्लियस के बारे में पता है, आप न्यूक्लियस पढ़े हो, या सारे सेल ऑर्गन्स आप पढ़े हो, सारे के फंक्शन सारे के बारे में पता है, और अगर आपको याद नहीं भी आ रहा है कि क्या होगा, तो आप ऑप्शंस देखिए, उसमें क्या है, वाइजली ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में ही मतलब आंसर है, ठीक है। ऑप्शंस में अगर आपको ऑप्शंस के बारे में भी पता रहेगा तो आपको जो है ना आंसर ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़े होंगे तो
न्यूक्लियस में भी अपना, न्यूक्लियस क्या होता है उसमें भी डीएनए होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने मतलब सेल ऑर्गेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, इसमें भी क्या होता है खुद का ये ओन डीएनए क्रिएट करता है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी बोलते हैं। और देखिए चौथा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और मैंने बताया था एनिमल सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद के पास डीएनए होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का खुद का अपना ओन डीएनए होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट को भी सेमी ऑटोनोमस बॉडी, ये भी अपना फंक्शंस बहुत सारे खुद ही कर लेते हैं। तो बचा क्या? लाइजोजोम्स। तो क्या होगा, मतलब सीधा सा बात है, क्या होगा इसमें? लाइजोजोम्स के पास क्या होगा, अपना डीएनए नहीं होता है। वैसे ही अगर आप पढ़े हुए रहोगे ना तो आपको ऑप्शन ही देख के समझ में आ जाएगी कि आंसर्स क्या होगा। अगर आपको आंसर नहीं भी याद आ रही है तो बाकी ऑप्शंस के बारे में भी कुछ ना कुछ अगर आपको पता रहेगा तो आपको क्या होगा, आंसर का फटाक से आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो नहीं होगा, इसको रिमूव कर देते हैं और बचेगा जो वही होगा आंसर, ठीक है। तो क्या होगा, दिस सेल ऑर्गेनिज्म डज नॉट कंटेन डीएनए। लाइजोजोम्स के पास डीएनए नहीं होता। वैसे मैंने लाइजोजोम्स के बारे में भी मतलब बताया है, ठीक है। लाइजोजोम्स के बारे में भी सेल ऑर्गेन्स है, तो इसके बारे में भी मैंने बताया प्रीवियस वीडियोज में, तो आप लोग देख लीजिएगा जाकर के लाइजोजोम्स, ठीक है। और न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सारे कुछ के बारे में मैंने बस यहाँ बताया कि आंसर चूज कैसे कीजिएगा आप लोग। तो वाइजली अगर आंसर चूज कीजिएगा तो कभी मतलब क्या होगा, रॉन्ग नहीं होगा। इसीलिए एक एक चीज़ पढ़ना जरूरी है। अगर एक एक चीज़ के बारे में पता रहेगी ना आपको, तो आप मतलब ऑप्शंस देख के ही मतलब आंसर आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट, द सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू। तो सेल थ्योरी जो है वो किस पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए सेल थ्योरी क्या होता है, उसमें ना हम लोग सेल थ्योरी में ना सिर्फ मतलब बैक्टीरिया वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो या इसमें ना देखिए पहला क्या है, फंजाई है, दूसरा एल्गी है, तीसरा वायरस है और चौथा मैक्रोब्स है। तो आंसर क्या होगा, वायरस के बारे में अभी तो हम लोग ने नहीं पढ़ा सेल थ्योरी में ना, हम लोग सिर्फ फंजाई, एल्गल सेल, मैक्रोब्स और ये प्लांट सेल वगैरह के बारे में हम लोग सेल थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है। सेल के थ्योरी में हम लोग वायरस के बारे में इसमें नहीं पढ़ा जाता। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि वायरस नहीं होगा। हम लोग फंजाई पढ़े हैं, एल्गी पढ़े हैं, मैक्रोब्स पढ़े हैं, तो क्या नहीं पढ़े हैं अभी तक, वायरस के बारे में हम लोग नहीं पढ़े, बैक्टीरिया सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में पढ़े हैं। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा क्या, वायरस। तो सेल थ्योरी में क्या चीज़ नहीं हम लोग पढ़ते हैं, एप्लीकेबल नहीं रहती, वहाँ नहीं आती है, ठीक है। तो वायरस के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, द ऑर्गेनली सर्विंग एज ए प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल्स दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल इज, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है, एज ए प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है, मॉलिक्यूल्स डेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, जहाँ पे पैकेजिंग का काम होता है वहाँ से क्या होता है, जो ये उसमें जो प्रोटीन, ये न्यूट्रिशन वगैरह रहता है, खाना वगैरह रहता है, जो पैकेज करके रखता है वहाँ पे क्या जमा करके रखता है अपने पास, ठीक है। फिर वहाँ से क्या करता है, सेल को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है जब मतलब नीड होता है, नीड के अनुसार। तो वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, तो क्या है, ये भी हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ा है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, पहला वैक्यूल, दूसरा प्लास्टिड, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा गोल्गी बॉडीज। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पैकेजिंग या ट्रैफिक पुलिस का काम कौन करता था, गोल्गी बॉडीज। पैकेजिंग का काम और ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज को। तो इसमें क्या हो जाएगा, गोल्गी बॉडीज हो जाएगा, क्या होगा, गोल्गी बॉडीज होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर, द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन विच ऑल सेल ऑर्गेन्स आर फ्लोटिंग इज, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, लिक्विड जैसा होगा, ठीक है, जेली जैसा होगा, फ्लूइड जैसा होगा, जो भी आप कह लो, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, उस सेल ऑर्गेनेल्स को क्या बोलेंगे, और जो तैरता होगा, ठीक है, तैरता है, फ्लोटिंग इज, ठीक है। तो अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। हम लोग मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफरेंट नेम्स रहते थे, दिए गए थे डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। तो वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा, मैं बार बार रिपीट करूँगी, सारा कुछ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है सारा कुछ, और क्वेश्चंस आती है इनसे, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसका डिफरेंट नाम दिया गया था डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक। तो अब देखिए ऑप्शन, पहला साइटोप्लाज्म, दूसरा टोनोप्लाज्म, तीसरा
क्रायोप्लाज्म और चौथा सेल सैप। तो क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना, प्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के क्या बोलते हैं अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो तैरता है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आपको याद होगा मैंने जब प्रोटोप्लाज्म बताया था, तो प्रोटोप्लाज्म का दो बताया था, प्रोटोप्लाज्म दो उस मिल करके बनते हैं। प्रोटोप्लाज्म को सेमी लिक्विड बोलते हैं, क्या कि वो क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स सॉलिड होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या था, उस सेल मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो ये मैंने पढ़ा चुका है, ये सब कुछ मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका पहला देखिए ऑप्शन साइटोप्लाज्म, टोनोप्लाज्म, क्रायोप्लाज्म और चौथा सेल सैप। तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, ठीक है, सेल के मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म। और क्या होता है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, इसके अंदर ना लिक्विड टाइप, लिक्विड इसीलिए तो मतलब इसमें लिक्विड रहता है, ठीक है। और इसमें लिक्विड भरा रहेगा, फ्लूइड जैसा रहेगा, और ये तैरता रहेगा किसके ऊपर, इसके प्लाज्मा, कहाँ पे तैरता रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो आंसर क्या होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्गेनेल्स। कौन सा सेंटेंस जो है इसमें से वो ऑर्गेनेल्स के बारे में सही नहीं है। क्या है, ऑर्गेनेल्स के बारे में सही नहीं है। अब देखिए पहला ऑप्शन, दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये जो है ना सारी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब दूसरा है, दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल, ये मतलब जो है ना मिल करके, ठीक है, सेल बनाते हैं, कोऑर्डिनेट होकर के सेल बनाते हैं, प्रोड्यूस द सेल। और चौथा, दे आर स्मॉल साइज एंड मोस्टली इंटरनल, ये छोटे छोटे होते हैं साइज में, और मोस्टली क्या होता है, इंटरनल मतलब अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेल के अंदर ही पाए जाते हैं ना। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, अबाउट द ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स के बारे में सही नहीं। तो क्या होगा, दे आर फाउंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सही नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये स्टेटमेंट सही नहीं। देखिए जो ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स, वो यूकैरियोटिक, सारे यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक जितना वेल डेवलप्ड होगा, वेल डेवलप्ड जो सेल होंगे, ठीक है, वेल डेवलप्ड जो मैच्योर होंगे सेल, तो वो मैच्योर सेल में मतलब सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे, ठीक है। दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस, वो लोग मतलब क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे कोऑर्डिनेशन करके सेल बनाते हैं, ये भी सही है। दे आर स्मॉल साइज, छोटे छोटे साइज में होते हैं सेल ऑर्गेनेल, मोस्टली इंटर, और सेल के अंदर ही होते हैं सेल ऑर्गेनेल, सेल्स के कंपोनेंट। तो क्या बचा क्या कि दे आर फाउंड इन मल्टी, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये गलत है स्टेटमेंट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, नेम एन ऑर्गेनिज्म विच कंटेन सिंगल क्रोमोजोम एंड सेल डिवीजन अकर्स थ्रू फ्यूजन और बडिंग, ठीक है। तो ऐसा सेल मतलब वो सेल ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, नेम एन ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, ठीक है, वो प्राणी का नाम जो सिंगल क्रोमोजोम्स कंटेंस, जिसके अंदर सिंगल क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है, और एंड सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन जिसमें होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, अकर्स थ्रू फ्यूजन एंड बडिंग और फ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। तो सिंगल क्रोमोजोम और सेल डिवीजन, फ्यूजन और बडिंग, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, देखिए यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया, फंजाई। तो यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड होता है, प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरिया और फंजाई, तो किसमें ना सिंगल क्रोमोजोम। तो आप जाके देख लीजिएगा, मैंने सारा कुछ प्रीवियस बताया, प्रोकैरियोटिक होगा, क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, इसमें क्या होगा, सिंगल क्रोमोजोम होगा, और ये क्या होगा, ये सेल डिवीजन इसमें कैसे होगा, फ्यूजन और बडिंग के थ्रू, ठीक है ना, फ्यूजन और बडिंग के थ्रू होता है। आइए 9 नंबर पर, ब्लू ग्रीन एल्गी आर पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक, तीसरा बोथ 1 एंड 2, चौथा नाइदर 1 नॉट 2। तो मैंने ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, इसको क्या बोलते थे, कनेक्टिव लिंक भी बोलते थे, कनेक्टिव लिंक बिटवीन क्या था, बैक्टीरिया एंड एल्गी। प्रीवियस वीडियोज में मैंने सारा कुछ बताया है, जो नहीं देखा, जिन्होंने नहीं देखा मैं बार बार रिपीट करूँगी, आप लोग देख लीजिए तो आपको सब कुछ आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी आर
जो ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते थे, कनेक्टिव लिंक भी बोलते थे बैक्टीरिया और एल्गी के बीच में। तो इस कहाँ एग्जाम्पल में मैंने बताया था, किसके एग्जाम्पल में, प्रोकैरियोटिक सेल में ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल में आएंगे। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन। ट्रांसमेम्ब्रेन का जो एग्जाम्पल नहीं है, पहला ट्रांसपोर्ट बिटवीन डिफरेंट सब सेलुलर कंपोनेंट्स, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 फिर से देखते हैं, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बिटवीन डिफरेंट सब सेलुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द स्टोमा इनटू थैलोक्वाइड स्पेस, दूसरा ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द फ्यूजन ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, चौथा ट्रांसपोर्ट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो विच इज़ नॉट, यहाँ देखिए, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट बिटवीन डिफरेंट सब सेलुलर कंपोनेंट्स, जो नहीं एग्जाम्पल इसमें ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बिटवीन, ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बिटवीन डिफरेंट ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का मतलब डिफरेंट सब मोलिकुलर कंपोनेंट्स में एग्जाम्पल नहीं है ये। ठीक है ना, किसमें नहीं होता है, ठीक है, किसमें नहीं होता, विच इज़ नॉट एग्जाम्पल हो, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट मतलब नहीं होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है कि मतलब आदान प्रदान, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, आदान प्रदान। ठीक है, कुछ मतलब किसी भी चीज़ का न्यूट्रिशन या कोई भी क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स का एक मतलब कोई भी कंपोनेंट्स का आना और जाना। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में मतलब वो कोई भी कंपोनेंट्स में जैसे न्यूट्रिशन हुआ, प्रोटीन हुआ, फूड मॉलिक्यूल्स हुआ, उसका आदान प्रदान, ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफर फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा इसका मतलब इसमें मतलब ये वाला चीज़ नहीं होगा। ठीक है ना, ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बिटवीन डिफरेंट सब सेलुलर कंपोनेंट्स, तो इसमें ये नहीं होगा, तीसरा नंबर होगा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, फोस्फेटिडिलिसरीन, फोस्फेटिडिलिसरीन PHOSPHATIDYLSERINE, फोस्फेटिडिलिसरीन रेसिड्यूज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट। तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ये होते हैं फोस्फेटिडिलिसरीन रेसिड्यूज जो होते हैं, जो बचा हुआ जो रेसिड्यूज का तो बचा हुआ जो ये रहता है, ठीक है, जो भी मैटेरियल ये रहता है तो वो कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहाँ लोकेट होता है। तो देखिए, पहला है लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दूसरा द आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इनर एंड आउटर लीफलेट, और चौथा नन। ठीक है, तो पहला तो क्या होगा इसका आंसर, लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा, लीफलेट होता है ना, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वहाँ पे मतलब लॉकेट मतलब वहाँ पे पाया जाता है क्या, फोस्फेटिडिलिसरीन या फोस्फेटिडिलिसरीन कहाँ पाया जाता है, फोस्फेटिडिलिसरीन रेसिड्यूज लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके लीफलेट के पास। ठीक है, अब आंसर क्या होगा, 1 नंबर। ठीक है, लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोजोम इज, ठीक है, सेंट्रोजोम के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर, ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन, तीसरा सेक्रेशन, चौथा प्रोटीन सिंथेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल फाइबर्स क्या होगा, फॉर्मेशन स्पाइंडल फाइबर्स, SPINDEL इसका आंसर होगा, ये स्पेंडल फाइबर बनाने में काम आता है। ठीक है,
कौन, सेंट्रोजोम। तो पहला नंबर होगा इसका। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस प्रोसेस के थ्रू प्लाज्मा, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करता है, ठीक है, क्रॉस मतलब निकलता है, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखिए पहला क्या है, एक्टिव डिफ्यूजन, दूसरा क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीसरा क्या है, पैसिव डिफ्यूजन, चौथा क्या है, रैंडम डिफ्यूजन। तो कौन सा पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, कौन सा प्रोसेस के थ्रू, पैसिव डिफ्यूजन। तो क्या होगा इसका आंसर, तीसरा नंबर, ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीजेज विथ, जो फ्लूइडिटी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड जैसा पदार्थ होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो क्या होता है, ठीक है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द मेम्ब्रेन, दूसरा इंक्रीज इन सैचुरेटेड फैटी एसिड इन द मेम्ब्रेन, तीसरा इंक्रीज इन ग्लाइकोलिपिड कंटेंट इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या है, इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द मेम्ब्रेन। इसका आंसर क्या होगा, जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज होता है तब क्या बोलते हैं, तब जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी होता है, जो उसका बहाव होता है, फ्लूइडिटी होता है, वो बढ़ जाता है। किसके बढ़ने से, जब इंक्रीज इन जब उस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जब इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है, सेल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द मेम्ब्रेन, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होगा, उसका भी फ्लूइडिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, 1 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नॉन एज, ठीक है, जो मेम्ब्रेन वैक्यूल के अराउंड होता है, पास होता है, ठीक है, उसको कौन सा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, वैक्यूल में, जो मेम्ब्रेन वैक्यूल में के पास रहते हैं, ठीक है, उसको क्या, उसका जैसे ऑप्शन देख लीजिए, टोनोप्लास्ट, ठीक है, दूसरा इलियोप्लास्ट, तीसरा साइटोप्लास्ट, चौथा एमिलोप्लास्ट। तो मैंने वैक्यूल्स में पढ़ाया है, ठीक है ना, आप जाके देख लीजिएगा, उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, जो वैक्यूल के पास रहते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है, 1 नंबर होगा, ठीक है आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी स्टडीड बाय, जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसका स्टडी को क्या बोलते हैं, द प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन, जो इंटीग्रल मतलब अंदर जो पाया जाता है मेम्ब्रेन का, उस प्रॉपर्टीज का स्टडी को क्या बोलते हैं, ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी स्टडीड, उसको किसके द्वारा स्टडी मतलब पढ़ा जा सकता है उसको। अब देखिए पहला क्या ऑप्शन, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, दूसरा क्या है, क्रायोसेक्टियोनिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तीसरा क्या है, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होगा, तीसरा नंबर होगा, फ्रीज फ्रैक्चर, FRWZD फ्रैक्चर टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, तो इसका क्या होगा, तीसरा नंबर होगा। इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है ना, मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी, इसके थ्रू क्या होता है, मतलब हम लोग इंटीग्रल क्या हुआ, अंदर का जो मेम्ब्रेन का प्रोटीन्स है का प्रॉपर्टीज क्या है होती है, उसके इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जान सकते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू पढ़ा जा सकता है उसके बारे में। किस प्रोसेस के थ्रू, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, तीसरा नंबर होगा इसका आंसर। अब आ जाते हैं आगे 17 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ए सेल विदाउट ए सेल वॉल इज फॉर्म्ड एज, इज टर्म्ड एज, ठीक है, जो सेल विदाउट, ठीक है, जो सेल विदाउट ए सेल वॉल, जिसमें होता है ना सेल पे सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक। तो देखिए सेल विद इन, अब हम लोगों ने पढ़ा था सेल विद इन सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। वैसे यहाँ क्या है, सेल विदाउट ए सेल वॉल, ठीक है, जो इसमें सेल वॉल के बिना हो तो क्या होगा, पहला क्या है, टोनोप्लास्ट, दूसरा क्या है, प्रोटोप्लास्ट, तीसरा क्या है, सेमप्लास्ट
और चौथा क्या है, एपोप्लास्ट। तो क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट होगा। प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, सेल के ऊपर सेल, अब उसमें ना सेल वाल एब्सेंट होते हैं प्रोटोप्लास्ट में, ठीक है, नहीं होते हैं, ठीक। तो आप मतलब ये भी मैंने बताया प्रोटोप्लास्ट में, देख लीजिएगा जा कर के। अब मतलब प्रीवियस वीडियोज में। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18। दिस ऑर्गेनेल फंक्शन इन सेलुलर रिस्पायरेशन। इसमें ना सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, सेल के अंदर रिस्पायरेशन होती है, कोशिका के अंदर रिस्पायरेशन होती है, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म में, इस सेल कंपोनेंट में, सेल के पार्ट में कोशिका के अंदर जो है ना रिस्पायरेशन होती है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए ऑप्शन, गोल्गी अपार्टिस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा लाइजोसोम। तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में बताया है, ठीक है, मैंने बताया है ये कि सेलुलर रिस्पायरेशन के इसमें इस फंक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है सेलुलर रिस्पायरेशन में ना, जो कोशिका के अंदर रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, जो सेल के अंदर होती है रिस्पायरेशन, इसीलिए इसको सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आंसर क्या है, दूसरा नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द ऑर्गेनेल फंक्शंस टू पैकेज एंड डिलीवर प्रोटीन। इसका क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं और प्रोटीन को डिलीवर करते हैं। अभी मैंने एक और मतलब प्रीवियस ही थोड़ा देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड है। तो प्रीवियस भी अभी मैंने बताया है, यही चीज़ सेम क्वेश्चन था। द ऑर्गेनेल फंक्शंस टू पैकेज एंड डिलीवर प्रोटीन। ये क्या पैकेजिंग का काम करती है और डिलीवर करती है वहाँ से फिर प्रोटीन को नीड के अनुसार, ठीक है। तो पहला क्या है, मतलब देखिए पहला है लाइजोसोम, दूसरा है एंडोप्लाज्मिक, यार मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा क्या है, गोल्गी अपार्टस। तो क्या होगा, गोल्गी अपार्टस। मतलब गोल्गी बॉडी में मैंने बताया है कि गोल्गी बॉडीज का फंक्शन क्या था, ये पैकेज करता है प्रोटीन को अपने पास, मतलब जो क्या करता है प्रोटीन को ये मतलब पैकेज करता है और फिर डिलीवर करता है, इसी को ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। तो चौथा नंबर होगा इसका आंसर, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपार्टस, बात बराबर है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स विद इन दिस सेल। ठीक है, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, जो प्रोटीन मतलब फंक्शन करता है विद इन द सेल, मतलब प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन जो है ना वो बनाता है जो सेल ऑर्गेनिज्म। कौन सा स्ट्रक्चर है, मतलब विच स्ट्रक्चर, कौन सा भाग है, कौन सा ये है जो डायरेक्टली प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अब देखिए, पहला लाइजोसोम्स, दूसरा वैक्यूल्स, तीसरा सेंट्रियोल्स और चौथा राइबोसोम्स, ठीक है। तो मैंने राइबोसोम्स, क्या होगा इसका आंसर, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम्स क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये भी मैंने बताया है, सारा कुछ बताया हुआ है। अगर जो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा कि मैंने सारा कुछ बताया है, और जो अच्छे से समझे होंगे वो आराम से उनको कठिनाई नहीं हो रही कि आराम से बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा पढ़ा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट। लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग राइबोसोम। ठीक है, ये क्या न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये